हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो हमारा बायोलॉजी का क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आज हम वो चैप्टर कवर करेंगे। तो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है और लोगों ने सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया है, तब से वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पहले जो लोग थे वो कैसे क्लासीफाई करते थे, वो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। तो वो क्या करते थे, फूड, शेल्टर हो गया, फिर क्लोथिंग हो गया, तो इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। वो कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं करते थे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, उनका नाम है एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे प्लांट्स को उन्होंने 3 टाइप पे डिवाइड किया था। वो है हर्ब, श्रब और ट्री। और एनिमल्स को उन्होंने 2 टाइप का डिवाइड किया था। तो पहले जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरे जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। उसके बाद लीनियस आए। तो इन्होंने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें इन्होंने जो किंगडम रखा था वो है, पहला है एनिमलिया और दूसरा है प्लांटी। पर इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को रखा था वो ये नहीं देखे थे कि आइदर वो यूकैरियोट्स है या फिर प्रोकैरियोट्स है। तो इनको उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। फिर उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को भी उन्होंने एक साथ रख दिया था कहीं कहीं। फिर उसके बाद जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो लोग ऑटोट्रॉफिक है और जो लोग हेटेरोट्रॉफिक है, वो ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने एक साथ रख दिया था। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो इन दोनों, जो आइदर एनिमल या प्लांट, इन दोनों कैटेगरी में ही नहीं जाते थे। और इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इनएडिक्वेट था। तो इस वजह से क्या हुआ, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को नहीं और भी बहुत सारे फीचर्स देखा और उसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जैसे कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका सेल वॉल है तो उनका सेल वॉल का नेचर कैसा है, वो कौन से मोड पे न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेटेरोट्रॉफिक हो गया, वो किस तरह का हैबिटेट चूज़ करते हैं, फिर वो कौन से मेथड पे रिप्रोडक्शन करते हैं। हमें पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन चूज़ करता है। फिर उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, उनका जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये सबको कंसीडर किया और इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो लिनियस के बाद जो साइंटिस्ट आए। इसी वजह से हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे बदलाव आए। तो ये जो एनिमल और प्लांट किंगडम थे ये तो सेम थे, पर इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा, इसमें विथ टाइम चेंजेस आए। लिनियस के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.H. विटेकर, जो 1969 में उन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या था, उन्होंने 5 किंगडम रखा था। तो पहले से तो प्लांटी और एनिमलिया थे, उसके साथ उन्होंने और 3 किंगडम को जोड़ दिया, जिन 3 किंगडम का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। तो उन्होंने जो बेसिस लिया था क्लासिफिकेशन का वो है उनका जो सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं, और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसके बाद क्या हुआ, और जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, जो किंगडम बैक्टीरिया था वो किंगडम बैक्टीरिया को उन्होंने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। तो एक है आर्किया और एक है बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया के बाद जितने भी किंगडम्स हैं, तो
वो सारे किंगडम को उन्होंने थर्ड डोमेन में रख दिया। तो इसीलिए 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इसमें क्या हुआ, इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को 2 डोमेन में डिवाइड किया था। अब हम देखेंगे क्या क्या इश्यू था और किस किस चीज़ को उन्होंने कंसिडर करके ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्जी थे उनको उन्होंने प्लांटी किंगडम में बाकी सबके साथ रखा था, जैसे कि फंजाई, मोसेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। तो क्या हुआ, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्जी के जो सेल है, हमें पता है कि उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल उनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और बाकी जो थे उनके पास यूकैरियोटिक सेल था। तो ये पहले जो डिवीजन हुआ था उसमें उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था, तो जिस वजह से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इनएडिक्वेट था। तो उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने और देखा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लामाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, इनको भी उन्होंने प्लांटी के अंदर रखा था। तो प्लांटी के अंदर सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं थे, उसके बाद उसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी थे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, फंगस हो गया, मोजेस हो गया, फर्न्स हो गया। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो इस फीचर को भी जो प्रीवियसली फॉर्म्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसिडर नहीं किया गया था, तो इस वजह से इन्होंने इस फीचर को भी यहाँ पे कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जो फंजाई थे उनको प्लांट के अंडर में रखा गया था। तो उन्होंने देखा जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इसका मतलब वो अपना फूड खुद से नहीं बनाता है, और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक है। इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद से बनाते हैं। और फिर ये भी देखा गया जो प्लांट्स के सेल वॉल हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए हैं, पर जो फंगाई के सेल वॉल हैं वो काइटिन के बने हुए हैं। तो इतने सारे डिफरेंस आ गए। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं और उनका सेल प्रोकैरियोटिक है, उनको उन्होंने मोनेरा ग्रुप के अंदर रखा, और जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उनका सेल यूकैरियोटिक है उनको उन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रखा, और जितने भी फंगस हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा जिस किंगडम का नाम है फंजाई। तो इसी तरह ये तीनों किंगडम फॉर्म हुए। तो इसी तरह जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फ्यूचर में भी चेंज होगा अगर नीड हुआ तो। और अभी जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज और फाइलोजेनेटिक जो उनका सिमिलरिटीज है, रिलेशनशिप्स है, उसको कंसिडर करके क्लासिफाई करते हैं। अभी हम जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो सेल पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो ये जो मोनेरा किंगडम है इसका जो सोल मेंबर है ये बैक्टीरिया है। मोनेरा किंगडम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनका सेल प्रोकैरियोटिक होता है, और ये जो है ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। वो रहने के लिए एक्सट्रीम हैबिटेट्स चूज करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डीप ओशंस हो गया, डेजर्ट्स हो गया, या फिर स्नो हो गया। तो जहाँ पर बहुत कम ऑर्गेनिज्म रहने के लिए चूज करते हैं वो उस तरह के एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। और बहुत से बैक्टीरिया पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, वो लोग किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको वो हार्म करते हैं। तो उनके शेप के बेसिस पे 4 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला है जिनका शेप है स्पेरिकल, जिसका एग्जाम्पल है कोकस बैक्टीरिया। जो दूसरा है जिनका शेप है रॉड शेप्ड, जिसका एग्जाम्पल है बैसिलस। जो तीसरा है जिनका शेप है कॉमा शेप, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियम। और जो चौथा है जिनका शेप है स्पाइरल और जिसका एग्जाम्पल है स्पिरिलम।
तो बैक्टीरिया जो है उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। जैसे हमें पता है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, वो बहुत सारे डिजीज शो करते हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं और उनके पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। यानी कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, वो जो डिफरेंट केमिकल्स फॉर्म करते हैं, तो उनके पास बहुत ही वेरिएशंस देखे जाते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो अपना खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के आइदर पार्शियली और फुल्ली वो खा के जिंदा रहते हैं। अब हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है और ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स चूज करते हैं रहने के लिए, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, मार्शी एरियाज हो गया। तो जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज चूज करते हैं उस आर्कीबैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनको मिथानोजेंस बोलते हैं। और इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो इतने हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। जो मिथानोजेंस होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफालो हो गया, उनके गट पे पाए जाते हैं और वो मीथेन प्रोडक्शन करते हैं। हमें पता है मीथेन एक तरह का बायोगैस है। इस मीथेन को ये जो आर्कीबैक्टीरिया है मिथानोजेन ये प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया है उनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है और इनके पास रिजिड सेल वॉल होते हैं और अगर ये मोटाइल हैं, अगर ये मूवमेंट शो करते हैं तो इनके पास फ्लैजेलम पाया जाता है जिसको यूज करके ये मूव करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया जाते हैं, तो पहला जो है वो है सियानोबैक्टीरिया। तो इसको हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो कलर होता है, इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो इनमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है वो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए है उनके साथ सिमिलर होता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद से तैयार करके खा सकते हैं। आइदर यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर ये कॉलोनियल होते हैं या फिर ये फिलामेंटस होते हैं। तो जो कॉलोनियल स्पीसीज है वो अपना एक जिलेटिनस शीट का कवरिंग अपना सराउंडिंग में बना के रहते हैं। अक्सर ये बैक्टीरिया अल्गल ब्लूम फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ये वाटर बॉडीज में रहते हैं। और कुछ जो ब्लू ग्रीन आल्गी हैं, जो सियानोबैक्टीरिया हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल रहता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। और ये जो सियानोबैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल है वो है नॉस्टक, एनाबेना। उसके बाद दूसरे काइंड ऑफ ये ट्रू बैक्टीरिया है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और एमोनिया इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होता है इससे वो अपना एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जिसपे ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकल करते हैं। और जो थर्ड टाइप का ट्रू बैक्टीरिया है वो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेटेरोट्रॉफिक यानी कि ये अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकता है। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं और इसके जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि वो डेड और डिकेइंग
प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और इनमें जो बैक्टीरिया है वो हमारा भी बहुत सारा हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग जो कर्ड खाते हैं, जो मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, उसमें इस बैक्टीरिया का योगदान है। फिर उसके बाद जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसमें भी इस बैक्टीरिया का योगदान है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, यानी कि जैसे कि जो प्लांट्स जो हम दाल खाते हैं या फिर जो चना रहता है, तो वो प्लांट्स हैं, उनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। तो इनके रूट्स पे ये बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब हम देखेंगे, और इस हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, यानी कि ये डिजीज कॉज करते हैं। और ये किन किन पर डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, फिर उसके बाद फार्म एनिमल्स हो गया, पेट्स हो गया। तो इन सब में ये डिजीज कॉज करते हैं। और कुछ डिजीज का एग्जाम्पल है कोलेरा, टाइफॉइड, टिटानस, साइट्रस कैंकर। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इनमें जो पाया जाता है वो फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनका सेल इलोंगेट होता है, फिर उसके बाद उनका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और ये बीच में एक सेप्टा फॉर्मेशन होता है और एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं। तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा डिवीजन होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, और वो स्पोर्स बाद में जर्मिनेट होके एक नया बैक्टीरिया फॉर्म करता है। फिर उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, जिसमें ये क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। फिर अभी हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, इनके पास सबसे छोटा लिविंग सेल रहता है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, और ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, यानी कि ये एनएरोब्स हैं। और इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, और ये मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये डिजीज कॉज करते हैं। अभी हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और इनका सेल यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इनके सेल के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। पर क्या है कि इसका जो बाउंड्रीज उतना वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टन जो कुछ के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, वो कुछ और बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इनके मेंबर्स का फीचर क्या है। प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, मोस्टली वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं। और इनका जो सेल बॉडी है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो सेल बॉडी है वो यूकैरियोटिक है। कुछ के पास फ्लैजेला होता है और सीलिया होता है, जिससे वो मूवमेंट शो करते हैं। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटिक फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। तो ये 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो क्राइसोफाइट्स है। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है, इसका सोल मेंबर्स होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। और ये क्या करते हैं, दे फ्लो पैसिवली इन वाटर करंट्स, यानी कि क्योंकि ये मराइन एनवायरनमेंट में, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो उसमें जो वाटर करंट्स है उसमें वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। इनका जो मोस्ट है वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो 2 ओवरलैपिंग शेल्स की तरह रहता है, और ये क्या करते हैं,
ये जो दो शेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक सोप बॉक्स की तरह फिट आते हैं और इनका जो वॉल्स है उसमें सिलिका पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है और ये बहुत सालों से समुद्र के अंदर डिपॉजिटेड होकर रह रहा है और इस डिपॉजिट्स को बोलते हैं डाईएटोमिशियस अर्थ। ये ग्रिटी होता है और ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप्स बनाने में यूज़ किया जाता है और ये जो डाई एटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा टाइप है वो है डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं ये मोस्टली मराइन होते हैं, यानी कि ये मराइन एनवायरनमेंट में रहना चूज करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और इनमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं और उसी पिगमेंट के बेसिस पर उनका बॉडी का कलर दिखता है। इनका जो सेल वॉल है उनमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स पाए जाते हैं और जो मोस्ट डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं उनमें दो फ्लैजेला होते हैं। एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और जो दूसरा होता है उनके बॉडी में एक फ्यूरो होता है, एक ग्रूव होता है और वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। तो उस ग्रूव में वो दूसरा वाला फ्लैजेला एज ए बेल्ट प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक जो निकला हुआ है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है और इसमें जो ग्रूव दिखाया जा रहा है उस ग्रूव में वो दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट है। और जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं जिसका एक एग्जाम्पल है ग्वानोलेक्स, वो क्या करते हैं, वो सी में रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स फॉर्म करते हैं, जिसका वजह से वो सी पूरा रेड कलर का दिखाई देता है और इसको बोलते हैं रेड टाइड। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि सी एनिमल्स हैं या फिर जो फिशेस हैं इनको वो किल कर देते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं और वो स्टैग्नेंट वाटर यानी कि स्थिर जल, जहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, इस तरह के जगह पे यूग्लिनॉइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके पास सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जो इनका सेल को कवर करके रखता है, जिसको पेलिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक जो होता है वो छोटा होता है और दूसरा जो होता है वो लंबा होता है। और ये अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट उनको मिल रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रहा है यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को ईट करके वो अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। और इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स हैं उनके साथ आइडेंटिकल देखा गया है और इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब जो फोर्थ टाइप है वो हम देखेंगे जो कि है स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक है, यानी कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ईट करके वो अपना न्यूट्रिशन उनसे डिराइव करते हैं। इनका जो बॉडी है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के तरफ मूव करता है क्योंकि वो उनको खा के जिंदा रहता है। सो अंडर सुइटेबल कंडीशंस ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो छोटा भी हो सकता है या फिर वो सेवरल फीट्स तक भी ग्रो कर सकता है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है, पहली बात तो ये है जो प्लाज्मोडियम है वो सुइटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। जिस फ्रूटिंग बॉडी के जो टिप है उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और इनका जो स्पोर होता है उनमें ट्रू वॉल्स होते हैं और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं और ये बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद वो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ टाइप जो कि है प्रोटोजोअन्स। तो जितने भी प्रोटोजोअन्स है वो हेटेरोट्रॉफिक, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उनके अंदर रह के वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और ये लोग जो हैं इनको माना जाता है कि ये लोग प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स का जो पुराने रिलेटिव हैं वो पुराना रिलेटिव इनको माना जाता है। इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो एमोइबॉइड प्रोटोजोअन्स है। तो हमें पता है एमोइबा बोल के एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेल में आउटग्रोथ फॉर्मेशन कर सकता है। उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता और वो किसी तरह का भी आउटग्रोथ फॉर्मेशन करता है और उनको वो हाथ और पैर की तरह यूज़ करता है जो उसका फूड है उसको कैप्चर करने में और मूवमेंट में। तो ये जो एमोइबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं वो क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। और ये इनका एक एग्जाम्पल है एमोइबा। और ये जो उनका जो मूवमेंट है और कैप्चर ऑफ फूड है वो किस तरह से करते हैं, वो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करके करते हैं। जो मैराइन फॉर्म्स होते हैं उनमें सिलिका शेल्स पाए जाते हैं उनके सरफेस में। और एक एंटामोइबा है जो कि पैरासाइटिक होता है। अब हम देखेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो जाहिर सी बात है इनके पास फ्लैजेला होगा। तो ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइटिक होते हैं। और जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो जो प्रोटोजोअन है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ये कॉज करता है। अब फोर्थ टाइप जो है वो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स है, यानी कि इनके पास सिलिया होते हैं उनका मूवमेंट के लिए। ये मेजरली क्या है, ये जो है ये एक्वाटिक है और ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनके पास सिलिया प्रेजेंट होता है। इनका जो बॉडी कैविटी होता है जिसको गलेट बोलते हैं, वहाँ पर भी थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं और वो उसके ज़रिए से वो वाटर को मूव करते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी कैविटी है वो एक सरफेस पे ओपन होता है और वो जो सिलिया है वो उस वाटर को मूव करते हैं और उस वाटर में जो फूड होता है वो कैप्चर करते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है पैरामेशियम। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप जो कि है स्पोरोजोअन्स। तो ये कैसे होते हैं, ये इन्फेक्शियस होते हैं और ये जो है ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इनके लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आता है और इनका एक मोस्ट नोटिसेबल एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया डिजीज को कॉज करता है ह्यूमंस में।